ये चैप्टर ओवर तो होने दो, तो भी देखते हैं। वोटिंग करवा लेंगे, जो मेजोरिटी मिलेगा वो पढ़ा लेंगे, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला कौन सा है वो करा देना। क्यों, काफी नाम सुनना है क्या उसका? हाँ देखो मैम, जो भी है ये लकी, हाँ लकी का भी कॉन्ट्रैक्ट आया है। देखो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। नहीं मारा। आप लोगों का जो अरे आप लोगों का जो वहां पर बीएसटी में वो और यहाँ पर जो है वो बहुत अलग लेवल के हैं। यहाँ स्टार्टिंग में मैं कॉन्ट्रैक्ट समझाने लगूंगी तो उससे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। इंटरप्रिटेशन निकालना यहाँ और वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीएसटी में जो है वो इसमें नहीं है, वो बहुत मतलब एकदम फुद्दू सा है वहां तो बीएसटी में तो। कॉन्ट्रैक्ट का जो लेवल है ना दोनों में बहुत अलग है। सब आ गए क्या? स्टार्ट करते हैं फिर अपन। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में लिस्टेड अनलिस्टेड के बारे में, देखो मैं गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में, होल्डिंग सब्सिडी के बारे में वापस से नहीं बता रही। चलो इसके बाद में कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप लोग को मन है तो। ये कंपनीज एक्ट अपना कंप्लीट हो जाए, बट तब तक आपके आई गेस एग्जाम्स हो ही जाएंगे। मैं होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट के बारे में फिर से रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। अभी अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एसेस ऑफ कैपिटल, कि आपका कैपिटल तक कितना पहुंच है, उसके बेसिस पर दो टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े थे हम लोगों ने, एक लिस्टेड कंपनीज और एक अनलिस्टेड कंपनीज। फिर उसमें भी लिस्टेड का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 252। अनलिस्टेड का कोई सेक्शन वैसे नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर आप लोगों को, और इसका लोगों ध्यान में नहीं भी रखो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अनलिस्टेड में क्या बोला है, अदर देन लिस्टेड। अदर देन लिस्टेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है। अब लिस्टेड नहीं है का क्या मतलब है, लिस्टेड नहीं है का मतलब है कि आपको पहले लिस्टेड समझना पड़ेगा। लिस्टेड में क्या बोला है, कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई सिक्योरिटीज आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तब उसे क्या बोला जाता है, लिस्टेड कंपनी। प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके शेयर्स आपको डील करने हैं तो वो ग्रोसरी स्टोर्स पर या नॉर्मल किराने की दुकान पर नहीं बेचे खरीदे जाते हैं, उनके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। और वही प्लेटफॉर्म या वही जो मार्केट है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर आपको पहले अपने आप को लिस्ट करवाना होता है, एक तरह से एडमिशन करवाना होता है। देखो पीएससी को मैंने यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल की तरह यूज किया है, इसलिए मैंने इसका निमोनिक आपको साइड में लिख भी दिया है इन द केस ऑफ कंफ्यूजन। अब गवर्नमेंट कंपनी हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग, कि अगर ये होल्डिंग सब्सिडी हम एचए से आती है तो हमें गवर्नमेंट कंपनी में कोई इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां पर एक कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी के पास पड़ी थी। यहाँ पर वही चीज है, 51% शेयर होल्डिंग रखनी है किसी दूसरे को, बट वो दूसरा कोई कंपनी नहीं होकर क्या है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ी हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ी हो, या किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास मिलाकर के पड़ी हो, अगर ये शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट होल्ड करती है तो ये कंपनी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। और आपके माइंड में जो डाउट्स थे कि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी सेम ही तो होती है, तो ये चीज अपने माइंड से निकाल देना। पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अलग अलग कंसेप्ट है, हम लोग देख चुके हैं। पब्लिक बनती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जहां आप पब्लिक में से कितने भी लोगों को खुद के साथ जोड़ सकते हो, इसलिए उसको पब्लिक बोला जाता है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका मेन मेजॉरिटी ओनरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। और सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम वेलफेयर का होता है, वो अलग चीज है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्निकली ये तीनों चीजें अलग होती है। फिर आता है फॉरेन कंपनी, जिसके बारे में हमने बात की थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका इनकॉर्पोरेशन यानी कि एग्जिस्टेंस या बर्थ जो है वो तो बाहर हुआ है इंडिया के, लेकिन क्या है उसका, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका बिजनेस में उसका सॉरी इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है,
यानी कि वो कुछ ना कुछ काम करती है इंडिया में। वेरी गुड मॉर्निंग कैरी मिनाती, इतना टाइम कहाँ थे? रोस्ट कर रहा था मैम। मैम आज चल बर्थडे है ना कैरी मिनाटी का, सेलिब्रेट कर रहा होगा, वरना खुद को रोस्ट कर रहा होगा। वेरी गुड। तो जिसका इनकॉर्पोरेशन या एग्जिस्टेंस जो है वो तो इंडिया के बाहर का है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहीं इंडिया में है, प्लस विच कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, जो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कैरी ऑन कर रही है। अब जो बिजनेस एक्टिविटी आप चलाना चाहते हो या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रखना चाहते हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। खुद से चला सकता है, अपने एजेंट के थ्रू करवा सकता है, फिजिकली यानी कि यहाँ पर कोई सेटअप कर रखा है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट उसने बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा कर रखा है एंड ऑल, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी वो ये काम कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंपनी फिर भी क्या ही कहलाएगी, हमारी फॉरेन कंपनी ही कहलाएगी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी? अगर आप अपनी कंपनी को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 21, एंड द लास्ट वन इज अनलिमिटेड, जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 92। देखो ये जो स्टार्टिंग है ना, ये यहाँ से होता है सी से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब सी तो है ऑलरेडी, हम लोग को पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में पहले आता है, इसलिए इसके सेक्शंस भी 21 22 पे स्टार्टिंग में आ गए। लेकिन अनलिस्टेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू से, और यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में बाद में आएगा, इसलिए इसका सेक्शन भी 92 पर चला गया। और इस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर यहाँ तक का तो कॉमन है, कंपनी लिमिटेड बाय जी और एस में से हमें पता है जी पहले आता है, इसलिए इसका सेक्शन भी पहले है, और शेयर्स में एस बाद में आता है, इसलिए उसका सेक्शन बाद में है, इसका 21 और इसका 22। ये तो रहा सेक्शंस का कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। देखो टॉपिक में ये दिया है लिमिटेड बाय शेयर्स में, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुकी हूँ क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये तो दोनों में होता है, दोनों ही केसेस में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स, दोनों ही केसेस में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि उनकी पर्सनल एसेट्स को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, उनकी पर्सनल एसेट्स को कंपनी के डेट्स रीपे करने में आप काम नहीं लेते हैं। उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बट दोनों केसेस में लिमिटेशन अलग अलग है। कहाँ तक कैसे लिमिटेड होती है वो देखो। देखो सबसे पहले वाला जो है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें लायबिलिटी कितनी होती है? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। जितना आपका शेयर्स का अमाउंट अभी अनपेड है, जो पे आपने नहीं किया है, उतना अमाउंट आपकी अभी लायबिलिटी है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज का शेयर्स है जिस पर 80 कंपनी का आप दे चुके हैं, तो अब आपका लायबिलिटी 20 रुपीज का है, इससे ज्यादा का नहीं बनता है आपका लायबिलिटी। इससे ज्यादा के लिए ऐसा नहीं होगा कि अभी कंपनी के पास डेट्स बचे रखे हैं, आप लोगों को कंपनी पे नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी के एसेट्स कम पड़ गए, तो मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स उठाकर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेंबर्स की लायबिलिटी उस केस में भी लिमिटेड ही होगी। मेंबर्स इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा जो भी होगा फिर वो क्रेडिटर्स वगैरह को उनका पेमेंट कम मिलेगा। फिर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज टू मीट कंपनीज डेट। मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को कंपनी के डेट्स रीपे करने के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। गाइस आई गेस ये सब टॉपिक्स भी आप लोगों के बीएसटी में है। सीबीएसई में अमाउंट तो नहीं है मैम। अकाउंट्स में था ये। उसका तो फिर है अमाउंट मे बी कॉल्ड अपॉन एट एनी टाइम। अब कब कब आप ये पैसा मंगवा सकते हो? ये जो 20 रुपए का अमाउंट है जिसको आप मंगवा सकते हो, कभी भी हमने बोला है कि ये मेंबर्स की लायबिलिटी है, तो आप कब कब मंगवा सकते हो? तो ये बताए, इसे आप दोनों टाइम मंगवा सकते हो। दोनों टाइम बोले तो ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब जब कंपनी कंटिन्यूअसली चल रही है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ, बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है उसका, उस वक्त अगर वो ये पैसा मंगवाना चाहे कि मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हाँ आप ये पैसा मंगवा सकते हो। दूसरा,
आपने ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न तो नहीं मंगवाया, लेकिन आप वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाना चाहते हैं। वाइंडिंग अप के टाइम क्यों मंगवाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स वगैरह पड़े हैं, आपके पास डेट्स पड़े हैं कंपनी के, तो आपको वो पे करने हैं। इस वजह से आपने 20 रुपए मंगवाए, तो आप मंगवा सकते हो, लेकिन 20 से ज्यादा आप उस वक्त भी नहीं मंगवा सकते। ठीक है, तो ये बोला गया कि आप ये पैसा किसी भी टाइम मंगवा सकते हो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी को खत्म किया जा रहा है उस टाइम भी मंगवा सकते हो, और जब कंपनी का ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं उस टाइम पर भी आप ये पैसा उससे मंगवा सकते हो। ये तो थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी से जो लिमिटेड होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वहां कंपनी के मेंबर्स लिख देते हैं कि मैं कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर इतना रुपए कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस करता हूँ। जितना जितना उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन के लिए प्रॉमिस किया है उसके लिए वो लोग लायबल होते हैं। क्यों होता है लायबल? क्योंकि उस पर उन लोग के साइन होते हैं और एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कंपनी के साथ में। तो इनकी लायबिलिटी कितनी होती है? जितना इन्होंने गारंटी दिया था, अमाउंट गारंटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम में आपने गारंटी दिया था, आपका लायबिलिटी भी उतना ही बनता है, उससे ज्यादा आपसे कभी भी नहीं मंगवाया जाएगा। अब एक चीज और है इसमें, ये जो गारंटीड अमाउंट आपने बोला है कि मैं दे दूंगा अगर कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं, तो ये पैसा आपसे ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न भी मंगवाया जाएगा कि हम लोगों को इस बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग लाओ हम लोगों के लिए ये पैसे। उस वक्त नहीं मंगवाया जाता। ये कब मंगवाया जाता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। जब वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त आपसे ये अमाउंट मंगवाया जाता है, उससे पहले नहीं मंगवाया जाता। वाइंडिंग अप के टाइम मैम पर क्यों मंगवाया जाता है? हाँ, मैम ये जो समझ लो कि कंपनी डूब गई, ठीक है, हाँ, तो हाँ। कंपनी के साथ जो इक्विटी शेयर वाले हैं उनका पैसा भी डूब जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है वो तो अपना पैसा मांगेंगे और कंपनी के पास है नहीं कि वो दे सके, तब भी पर्सनल असेट्स को वो यूज करके नहीं बेचेगी क्या ना 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 पैसे ना, की पेमेंट करने के लिए? नहीं। कंपनी में अगर आप कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं, इसीलिए तो कंपनी में लोग स्टार्टअप कंपनीज में परचेज नहीं करते ना शेयर्स, क्योंकि स्टार्टअप में डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती है उन लोग को क्या लगता है, बड़ी कंपनी है दैट मीन्स उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो वाइंडिंग अप के, पहली बात तो वो वाइंडिंग अप में जाएगी नहीं, और अगर जाएगी भी तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। इसीलिए तो लोग बड़ी कंपनीज को में इन्वेस्ट करना सोचते हैं। देखो लिक्विडेशन के टाइम पर क्या होता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ इस तरीके से होता है, इसका एक पूरा स्टेटमेंट होता है कि पहले किसको पेमेंट होगा, फिर किसको पेमेंट होगा, फिर किसको पेमेंट होगा। सबसे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लीगल एक्सपेंसेस, उन सबको पेमेंट कर दिया जाता है। एक होते हैं क्रेडिटर्स में भी ना, दो तीन तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं अगर आपने पढ़े हो तो। एक तो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि उनका कंपनी की एसेट्स जो होती है, कंपनी की जो संपत्तियां होती है, उन पर सिक्योरिटी क्रिएट किया हुआ है, एक तरह से चार्ज क्रिएट किया हुआ है, या फिर ऐसे समझ लो वो जो एसेट्स है वो गिरवी रखे हुए थे उनके पास, क्रेडिटर्स के पास। बट गिरवी रखने का भी एक सिस्टम होता है वहां पर। सिस्टम कैसे? कंपनी उन एसेट्स को यूज करती रहेगी, जिस दिन टाइम आएगा ना उस वक्त बस उस एसेट को जब बेचा जाएगा तो पहले इन क्रेडिटर्स को उसका पैसा दिया जाएगा, बचे हुए पैसे को बाद में यूटिलाइज किया जाता है। अकाउंट्स में आपको, आप लोग लिक्विडेशन को करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां आपको पूरा स्टेटमेंट समझाया जाएगा कि कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है तो किस किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। ठीक है, पेमेंट कर दिया उसके बाद मान लो 4-5 टाइप के लोग रह गए अभी, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रह गए, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग रह गए, कुछ इक्विटी वाले रह गए, तो उनको फिर पैसा नहीं मिलता, उनका पैसा लॉस में चला जाता है फिर। इसीलिए लोग छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैम प्रेफरेंस शेयर का तो होता ही है ना कि हमें तो किसी भी हालत में पैसे तो मिलने ही है। किसी भी हालत में नहीं, उनका सिस्टम में होता है इक्विटी से पहले उनको मिलता है, किसी भी हालत में नहीं होता ये। ओके मैम। देखो एक डाउट आया कि मैम अगर मान लो कि हम लोगों का, देखो ये डाउट इस तरीके से है कि मान लो कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम पर एसेट्स जो है वो 10 लाख के पड़े हैं और लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 1 लाख की है, 1 लाख की है। एसेट्स हमने पे कर दिया इसको, 9 लाख अभी भी एसेट्स में भी सरप्लस है, क्या इस टाइम पर भी गारंटी का पैसा मंगवाया जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नो। अगर गारंटी के पैसे का आपको जरूरत नहीं है तो आपको ये पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। अगर आपके पास में लायबिलिटीज ज्यादा हो जाते हैं एसेट से, उस केस में ही मंगवाया जाता है ये पैसा। और ये चीज ना इक्विटी वालों पर भी अप्लाई होती है। इक्विटी शेयर होल्डर से मान लो आप लोगों का 20 रुपए बाकी था मंगवाना,
हाँ एग्जैक्टली रौनक, ये जो सरप्लस बचेगा ये उन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उस केस में मेंबर्स प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगे। उनको जो गारंटीड अमाउंट था वो तो पे नहीं करना पड़ा, लेकिन जो सरप्लस था वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन में रहेंगे उस टाइम। गाइस आप लोगों ने, हाँ एग्जैक्टली आर्यन, जो गारंटीड अमाउंट है इसे सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही मंगवाया जा सकता है, वो भी तब जब आपके एसेट्स कम पड़ जाते हैं डेट्स को रीपे करने के लिए। यानी कि वो सिचुएशन जहां पर लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, जब सिचुएशन ऐसी आती है ना कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, उसी केस में मंगवाया जाता है ये पैसा। इक्वेशन है कि मैम शेयर्स का जो फाइनल पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट आई गेस आप कैपिटल की बात कर रहे हो, कैपिटल का जो रीपेमेंट है, कैपिटल का जो पैसा है वो वाइंडिंग अप के टाइम ही पे होता है क्या? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो कैपिटल का जो पैसा होता है ना आपका, जैसे डिविडेंड तो कंपनी आपको देती रहेगी, बट आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि अगर मिस्टर ए ने इस कंपनी से कोई पैसा लिया, कोई शेयर्स लिए हैं, तो इसको कुछ 100 रुपए मान लो दिए हैं, तो ये 100 रुपए का पेमेंट कब होगा रीपेमेंट? ये कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पर ही देती है, इसको कैपिटल का अमाउंट बोला जाता है, ये रीपेमेंट के टाइम ही होता है। बट अगर मान लो इस ए को पहले जरूरत है तो ये किसी और को बेच देगा स्टॉक मार्केट में जाकर, मिस्टर बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, ऐसा करके मार्केट में ट्रांसफर होते जाते हैं शेयर्स। और एक चीज और होती है, बड़ी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है शेयर्स को, क्योंकि कोई भी बंदा आपके शेयर्स परचेज कर लेता है इजीली। लेकिन छोटी कंपनीज डूब रही है, उस केस में कोई भी शेयर परचेज करता नहीं है, तो ये दिक्कत रहती है। और एक यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी अप्लाई होता है, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। डिमांड अगर किसी चीज की ज्यादा हो जाएगी ना, तो उसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड अगर इंक्रीज होगी ना तो प्राइस गिरेगा, लेकिन सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। सप्लाई के केस में डिमांड बढ़ेगी ना तो प्राइस भी बढ़ जाता है उसका। मैम यहाँ तो उल्टा होता होगा ना, जैसे कहाँ पर? शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है तो उनके प्राइस भी बढ़ेंगे ही। शेयर्स के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, मैं तो नॉर्मल केस बता रही थी आपको। मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कुछ इसी तरीके से चलते हैं। आप लोगों को ये तो समझ आ गया ना कि बाकी के इधर उधर की चीजों को छोड़ो, ये समझ आ गया ना आपको कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? नहीं विधि, मार्केट में जो शेयर्स का सेल एंड परचेज चलता है वो डिस्काउंट या प्रीमियम पर नहीं चलता है। वहां पर मार्केट प्राइस होते हैं जो फिक्स होते हैं। मार्केट प्राइस मतलब फिक्स नहीं होते, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर जो डिसाइडेड प्राइस होते हैं ना वहां पर मार्केट में, आप उन्हीं प्राइसेस पर उसको सेल परचेज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इसका रीडिंग चलता है मार्केट पे, हर एक मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को इन शॉर्ट वापस समझा देती हूँ, किसी का मैसेज आया कि मैम वापस से बता दूं। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर ऐसा होता है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंबर्स लोग क्या करते हैं, अपने अपना अमाउंट बता देते हैं कि इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, और जितना आपने बोला है प्रॉमिस किया है वहां पे, हाँ आर्यन एग्जैक्टली, मार्केट भाव पर ही आपको वो बेचने होते हैं। तो जिस मेंबर ने जितने अमाउंट का प्रॉमिस किया है ना, आप उतना अमाउंट उससे मंगवा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा का अमाउंट कभी भी उस पर्टिकुलर मेंबर से नहीं मंगवाया जाता है। और ये जो पैसा आप मंगवा सकते हो ना गारंटीड अमाउंट, ये भी वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाया जाता है, और वो भी उस टाइम पर व्हेन योर एसेट्स आर लेस देन योर लायबिलिटीज। जब आपका एसेट जो है वो लायबिलिटी से कम हो तभी मंगवाया जाता है। अगर आपके एसेट लायबिलिटी से भी ज्यादा पड़े हैं तो उस केस में बचे हुए जो पैसा है ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उस केस में मेंबर्स प्रॉफिट के सिचुएशन में रह जाएंगे। बट सीधा सा आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, पर्सनल एसेट नहीं मंगवाया जाएगा। मंगवाया कितना अमाउंट जाएगा, जो गारंटी दिया है उतना अमाउंट मंगवाया जाएगा। और ये जो पैसा मंगवाया जाएगा ये भी कब मंगवाया जाता है, ड्यूरिंग दी वाइंडिंग अप प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को अब एक चीज और बता देती हूँ। देखो मान लो कि कंपनी के एसेट्स इज लेस देन लायबिलिटीज, इसी केस की बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स से गारंटीड अमाउंट मंगवाना पड़ेगा। कंपनी के 3 मेंबर हैं ए बी एंड सी। ए ने गारंटी दिया था 1 लाख का, बी ने दिया था 2 लाख का,
सी नहीं दिया था 3 लाख का। कंपनी का जो डिफिशिएंट अमाउंट है ना, जो कंपनी को चाहिए है अमाउंट, एसेट इज लेस देन लायबिलिटी है, बट एसेट कितना कम है, लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमें कितना और अमाउंट चाहिए, वो मान लो यहाँ पर ये अमाउंट तो 5 लाख है ना, मान लो हमको 5 लाख नीचे हमको 2.5 लाख रुपए ही चाहिए। मतलब कि कंपनी का लायबिलिटी और एसेट का जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो शॉर्टफॉल है हमारे पास, वो 2.5 लाख रुपए का ही है। अब आप बोलोगे कि मैम इससे 1 लाख मंगा लेंगे, इससे 2 लाख मंगा लेंगे, बचे हुए 50,000 दोनों में बांट देंगे, तो इसी नहीं नहीं, सी बियर नहीं करेगा क्या? इन्हें रेशियो प्रोपोर्शनेटली 1:2:3 में ये बियर करना होगा। मतलब 50,000 ये लेकर आ जाएगा, ये 1 लाख लेकर आ जाएगा, और ये 1.5 लाख लेकर आ जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से इन लोगों से ये पैसा प्रोपोर्शनेटली मंगवाया जाता है। 1:2:3 मैम के, शायद मैंने रेशियो सही से डिवाइड नहीं किया। हाँ, ये जो मैम जैसे ए 1 लाख बोल रहा है, बी 2 लाख बोल रहा है और सी 3 लाख बोल रहा है, तो हाँ, मैम इनको प्रॉफिट भी मतलब ऐसे मिलता है कि हाँ अगर सी ज्यादा गारंटेड दे रहा है, वो ज्यादा लाएगा तो उसको ज्यादा वो प्रॉफिट इनका देंगे। म्यूचुअल, सुनो, वो इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, इनका अलग एग्रीमेंट बनता है उस चीज के लिए फिर। इन तीनों और के बीच का, कि एक कंपनी और एक शेयर होल्डर के बीच में? इन तीनों के बीच का, क्योंकि मेंबर्स यही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले यही है। कंपनी का डिसीजन ये आ जाएगा कि हम लोग इतना प्रॉफिट देंगे मेंबर्स को। अब ये मेंबर्स का डिसीजन हो जाएगा कि उन लोगों को क्या करना है। ठीक है? ओके मैम। और अगर कोई भी डिसीजन इनके बीच में नहीं हुआ तो ये भी प्रोपोर्शनेटली होता है, फिर 1:2:3 के रेशियो में ही होता है फिर वो भी। बाकी नॉर्मली इन लोग के बीच में डीड बन जाता है इस चीज को लेकर। अब आते हैं अनलिमिटेड कंपनी पे। देखो, अनलिमिटेड कंपनी के केस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि आपकी पर्सनल एसेट्स जो हैं उन्हें भी यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के डेट्स को रीपे करने के लिए कंपनी मेंबर्स के जो पर्सनल एसेट्स है आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। लेकिन कब तक यूज कर सकते हो? जब तक उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू चल रही है। लायबिलिटी सीजेस का मतलब खत्म हो जाएगी ऑन सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। जैसे ही मेंबरशिप खत्म, लायबिलिटी भी खत्म। ये डाउट मुझसे कुछ लास्ट लेक्चर्स में किसी ने पूछा भी था कि इसका क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने अपना मेंबरशिप छोड़ दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, या उसका मेंबरशिप कंपनी ने वापस ले लिया, किसी भी तरीके से उसका मेंबरशिप अब खत्म हो चुका है। अगर उसका मेंबरशिप खत्म हो चुका है तो अब वो कंपनी के लिए लायबल भी नहीं है। वाइंडिंग अप के टाइम पर इससे इसका ये पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब तक कंपनी कंटिन्यूअसली चल रही है, तब तक लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कैसे होगी लिमिटेड? अगर कंपनी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, अभी भी बिजनेस उसका चल रहा है, तो उस केस में कंपनी के मेंबर से वो पैसा नहीं मंगवाया जा सकता कि आप अपनी पर्सनल एसेट्स भी लेकर आओ, हम लोग को जरूरत है। जब तक आपकी कंपनी कंटिन्यूअसली चल रही है तब तक अपने मेंबर से अनलिमिटेड कंपनी उनकी पर्सनल एसेट्स की डिमांड नहीं कर सकती है। और पर्सनल एसेट्स को सिर्फ कब मंगवाया जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सिर्फ कब? जब वाइंडिंग अप में जाती है तभी मंगवाया जा सकता है। अब आपको इसके लिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अनलिमिटेड कंपनी 2 तरीके से बनती है। एक तो अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, और एक बनती है अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है? अगर कंपनी, अरे यार ये क्या हो रहा है, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल अगर ये कंपनी है, तो आपको ये चीज समझने में ज्यादा इजी रहेगा कि अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल है कंपनी। अगर किसी मेंबर ने अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेच दिए तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। उसके बाद उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न उसका लायबिलिटी लिमिटेड कैसे रहेगा? अगर उसके शेयर्स पर मान लो उसने 100 रुपए के शेयर पे 80 रुपीज पे कर दिए हैं, तो वो 20 रुपीज के लिए ही लायबल रहेगा अप टू द गोइंग कंसर्न। लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पर मान लो उसने पूरे 100 रुपए दे दिए, अब भी उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारे घर से ये पर्टिकुलर एसेट उठाकर लेकर आओ, तो उसको वो फिर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। लेकिन विद इन इंडिया ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी नहीं है अनलिमिटेड कंपनी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये 2 है।
क्योंकि इंडिया में एग्जिस्ट भी ये दो ही करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? देखो इन दोनों टॉपिक्स में ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों में ही लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ठीक है, ओके अंशिता। देखो रिक्वेस्ट आई है, मैम प्लीज एक बार गारंटी वाली कंपनी को फिर से रिपीट कर दो। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या होता है, आपका जो गारंटेड अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट का मतलब है कि आप लोगों ने मान लो अपना एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपने ऐसा समझो लिख रखा है कि मैं इतने रुपए दूंगा, बी ने बोला मैं इतने रुपए दूंगा, सी ने बोला मैं इतने रुपए दे दूंगा। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी को खत्म किया जाएगा तो इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग इतने इतने रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो भी एग्रीमेंट हुआ, इन तीनों का जो डॉक्यूमेंट है, इस पर इन लोगों ने साइन कर दिए। तो साइन करते ही इन लोगों को क्या हो गया, ये इनका लीगली ये ऑब्लिगेशन में आ गए कि वाइंडिंग अप के टाइम पर अगर पैसा कम पड़ जाता है तो इन लोगों को अपना ये गारंटीड अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, बट ये पैसा इन्हें सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही देना है। अगर आज कंपनी कंटिन्यू चल रही है, सेल परचेज हो रहा है कंपनी का, आराम से कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट कमा रही है, उस केस में इन लोगों से ये गारंटी का पैसा नहीं मंगवाया जा सकता, ये बोल करके कि हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को ये पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो ये ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न आप नहीं मंगवा सकते हो। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये पैसे को मंगवाया जाता है। क्यों मंगवाया जाता है? क्योंकि आपकी लायबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स। अगर लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाती है तो मंगवाया जाता है, ताकि आप उस बचे हुए पैसे से, यानी कि इस गारंटी वाले पैसे से ये लायबिलिटीज को पे कर सको, इसके लिए मंगवाया जाता है। मैम ये गारंटी कौन लोग देते हैं? शेयर होल्डर? यार मेंबर्स देते हैं, शेयर होल्डर्स तो शेयर सही नहीं ना कंपनी में। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ये भी दो तरीके की होती है। गारंटी वाली कंपनी भी विद शेयर कैपिटल भी होती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है। ये कौन सी बैंक है? हाँ ये कौन सी ऐसी है? हाँ, बेटा आपका जो आप बोलते हो ना वो मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, आप एक बार इसको टाइप कर दो। आपके वाले में पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड है ना वो थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ देखो बताती हूँ। आपका क्वेश्चन यही तो था ना कि आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। मैम आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ बताओ। ऐसे बोल रहा था कि मैम शेयर होल्डर्स लाएंगे कि गारंटीड अमाउंट, जैसे कोई नहीं नहीं फिक्स हो नहीं, गया? जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं होती ये चीज। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्लस शेयर कैपिटल में गारंटी देने वाले लोग अलग हो सकते हैं और जो शेयर कैपिटल परचेज कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, वो लोग अलग हो सकते हैं। गारंटी देने वाले भी कंपनी के मेंबर होंगे और शेयर्स खरीदने वाले भी कंपनी के मेंबर ही होंगे। अलग अलग लोग हो सकते हैं ये। और वो लोग गारंटी क्यों देते हैं? क्योंकि गारंटी देने से वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, और अगर कंपनी में वो मेंबर बन चुके हैं तो उन्हें भी डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलते हैं, कंट्रोल का डिसीजन मैम मिलता है। उनको शेयर नहीं खरीदना पड़ता क्या? ना ना, उन्हें शेयर खरीदने का जरूरत नहीं होता है। तो मैम ये जो हाँ शेयर जैसे प्रेफरेंस इक्विटी होते हैं तो फिर इनकी गारंटी वाले भी कुछ होते हैं कि किसी को वोटिंग राइट मिलेगा, किसी को नहीं नहीं मिलेगा, नहीं ये नहीं सब? नहीं, नहीं ऐसा गारंटी में नहीं होता। गारंटी वाले केस में जिन्होंने गारंटी दी है उनको सारे राइट्स मिल जाते हैं, शेयर होल्डर वाले उनको मेंबर माना। देखो गारंटी वाले में गारंटी वालों को मेंबर माना जाता है, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर वालों में कंसेप्ट क्या चलता है, दो लोग हो जाते हैं, शेयर होल्डर अलग हो जाता है और मेंबर अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा उसमें कंसेप्ट नहीं होता, गारंटी में दो टाइप्स नहीं होते कोई। और मैम गारंटी के तो उनको कितना कितना डिविडेंड मिल जाएगा? मतलब शेयर्स के अंदर तो फिक्स होता है कि इस शेयर में इतना है। वो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, बता रही हूँ ना। गारंटी वाली कंपनी में इस चीज को लेकर म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है और नॉर्मल केसेस में इन्हें जितना गारंटी इन्होंने दिया है उसके प्रोपोर्शनेटली उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, अभी देखो एक तो हम लोगों ने सिमिलर पॉइंट पढ़ा
कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में सेम चीज है कि दोनों में ही लायबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को कंपनी के डेट्स रीपे करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोनों में दो टॉपिक्स डिफरेंट है। दो डिफरेंस क्या है इसमें जो है, अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स इतना होता है लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी कितना होता है गारंटीड अमाउंट का। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में आप पैसा जो मंगवाते हो वो दोनों टाइम मंगवा सकते हो, ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न भी मंगवाया जा सकता है और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मंगवाया जा सकता है। लेकिन गारंटी वाली कंपनी में पैसा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाया जा सकता है। ये दो इसके डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को 1 मिनट फटाफट से बुक से भी बता देती हूँ। कहाँ गया? चलो बुक से कल पढ़ लेंगे, अभी मेरे पास में है नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा वो कहाँ पर है मेरा पीडीएफ। मैम हाँ मैम ये जो मॉड्यूल है ना अपना, इसमें ये रजिस्टर्ड कंपनीज के टाइप में बताया हुआ है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंप्लीट लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब। तो मैम जो हाँ, स्टैट्यूटरी है तो उसके भी ऐसे कुछ तो होता होगा ना, जैसे लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड, उसमें क्या होता है फिर? एक सेकेंड यश। आर्यन अगर आपके पास में है तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके वो जो बुक का पीडीएफ फाइल है ना कंपनीज एक्ट का, वो शेयर कर दो एक बार सबको। मुझे मिल नहीं रहा मेरा वाला पीडीएफ। देखो यश, जो आपने क्वेश्चन पूछा था स्टेट्यूटरी कंपनीज के बारे में, हम स्टेट्यूटरी कंपनीज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, क्योंकि उनका सेपरेट एक अलग एक्ट होता है, ठीक है। अब वो अलग एक्ट बताएगा कि कौन सी टाइप की कंपनी को आप कौन से टाइप में डिवाइड कर सकते हो। जैसे बैंकिंग कंपनीज है, अब आप उस बैंकिंग कंपनी को कितने टाइप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये चीज मैं नहीं बता सकती, कंपनीज एक्ट नहीं बता सकता है आपको। ये चीज उसका पर्टिकुलर एक्ट बताएगा। जैसे बैंकिंग कंपनी के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है कि कौन से बैंक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं और कौन से नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। उनके इंटरनल टाइप्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर चलते हैं। हाँ एक सेकेंड करती हूँ। अरे यार ये नहीं मिल रहा मेरे को। आर्यन अब आप शेयर कर सकते हो, देखो। क्या हुआ? हाँ यहीं पर।
देखो क्या लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 of the Companies Act 2013 defines that sorry, when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association, MOA में liability को limited बनाया गया है, कहाँ तक limited? To the amount unpaid on the shares held by them, जो shares आपके पास रखे हैं उन पर जो unpaid amount है, जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, वो अमाउंट अगर आपकी लायबिलिटी बनता है उतने हद तक, तो फिर आपकी कंपनी को क्या बोला जाएगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट दस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या समझ में आया फिर हमें, फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए, मीट आउट करने के लिए, द शेयर होल्डर्स मे बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट, शेयर होल्डर्स को कितने हद तक मंगवाया जा सकता है, ओनली टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब किस हद तक आप उन्हें मंगवा सकते हो, extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. कंपनी के डेट्स के लिए उन्हीं की पर्सनल जो प्रॉपर्टीज होती है आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। गाइस अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग पूछना हो तो आप लोग पूछ लेना। It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, हालांकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के को ऑनर्स होते हैं, लेकिन को ऑनर वो किस हद तक है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टीज में अपना हिस्सा नहीं मांग सकते। वो ऐसा नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी उठाकर अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि कंपनी भी एक लीगल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है और खुद के नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। तो इसलिए लिखा है कि वो को ऑनर तो होते हैं, बट ही इज नॉट अ को ऑनर ऑफ द कंपनीज एसेट्स, कंपनी की एसेट्स के को ऑनर नहीं होते हैं। ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन विद द कंपनी बिकॉज इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन, कंपनी के एसेट्स का जो ऑनरशिप है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होता है, मेंबर्स के पास नहीं होता। द एक्सटेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए शेयर होल्डर एज को ऑनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग, किस हद तक आपके राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे, को ऑनरशिप के राइट्स और ड्यूटीज आपके किस हद तक रहेंगे, मतलब कम रहेंगे या ज्यादा, वो डिपेंड करता है आपकी शेयर होल्डिंग पर। अगर आपके पास ज्यादा आपके पास में शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो आपका पास में डिसीजन मेकिंग राइट्स भी ज्यादा होंगे और आपके पास में डिविडेंड राइट्स भी ज्यादा होंगे। लेकिन कम है तो कम, मतलब डिपेंड करता है आपकी शेयर होल्डिंग्स पे। और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, अगर आपकी शेयर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर वाली है तो आपको सिर्फ डिविडेंड के राइट मिलेंगे, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी शेयर होल्डिंग्स पे। फिर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इट एज अ कंपनी having liability of its member limited by memorandum to such amount as members may respectively undertake। देखो टुकड़ों में पढ़ लो। कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में लायबिलिटी को लिमिटेड बना रखा है, टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, जितना मेंबर की अंडरटेकिंग मतलब मेंबर जितना बोल रहे कि हाँ ठीक है मैं बियर कर लूंगा, by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। जिस वक्त कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है उस वक्त इन लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग इतना अमाउंट जो है वो देने के लिए रेडी हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं, अगर एसेट्स जो है वो कम पड़ जाती है लायबिलिटीज को पे करने के लिए तो। Thus the liability of the members of a guaranteed company is limited up to a stipulated sum। stipulated मतलब जहां जो कहीं पर mentioned होता है ना, कहीं लिखा हुआ होता है, stipulated मतलब बताया गया होता है, उतने अमाउंट तक ही रहता है। mentioned in the memorandum members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum। जो स्टिपुलेटेड सम है, जितना आपने प्रॉमिस किया था कि हम इतना पे कर देंगे, उसके बियॉन्ड, उससे ज्यादा आपसे कभी भी कोई पैसा नहीं मंगवाया जाएगा, और अगर मंगवाया भी जाता है तो आप उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे। स्क्रॉल करो स्क्रीन को, आर्यन स्क्रीन स्क्रॉल करो। तो इससे ज्यादा आपसे पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। अब देखो दो पॉइंट्स आ गए, एक तो बताया आपको कॉमन फीचर और एक बताया डिस्टिंग्विशिंग फीचर। देखो द कॉमन फीचर बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनालिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी।
लिमिटेड लायबिलिटी भी रहेगी, लीगल पर्सनालिटी भी रहेगी, कंपनी तो ही ना। इन द लेटर केस, लेटर मतलब बाद वाला यानी कि शेयर्स वाला। शेयर्स वाले केस में द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स। जो शेयर्स का आपका बचा हुआ अमाउंट है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। which each member holds, but both of them have to state in their memorandum that the member's liability is limited। दोनों ही कंपनीज, भले ही वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, भले ही वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, उनको अपने उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं उसमें लिखना होता है, मेंशन करना होता है कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। और डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? However, the point of distinction between these two types of companies is that in the former case, members may be called upon to discharge their liability। members को उनके liability discharge करवाने के लिए बोला जा सकता है only after commencement of winding up process। जो गारंटी वाली कंपनी है उसमें सिर्फ आप पैसा कब मंगवा सकते हो? वाइंडिंग अप के टाइम पर। एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो भी कब? जब एसेट्स कम पड़ जाती है लायबिलिटी से, या और भी कुछ कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाए तभी। बट इन द लैटर केस यानी कि शेयर्स वाली कंपनी में दे मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब पैसा मंगवाया जा सकता है एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब ईदर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, चाहे भले ही कंपनी कंटिन्यू चल रही हो उस टाइम मंगवा लो, और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप के टाइम पर भी आप ये पैसा मंगवा सकते हैं। It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working capital funds from its members। शुरुआती जो पैसा है वो आपको members से नहीं मिलते क्योंकि shares तो होते नहीं है कंपनी के पास में। Therefore, such company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment। endowment एक तरह का charity होता है। endowments, fees, charges, donations, etc। जो क्लब टाइप होते हैं ना उनके लिए सूटेबल होता है ये ज्यादा। फिर है ये जो केस है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को खुद पढ़ना है। स्क्रीन स्क्रॉल करो फिर से। मैम हाँ ये जो गारंटी वाली कंपनी और शेयर वाली कंपनी है, ये एक में भी दोनों हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं ना? हाँ तो मैम अगर पब्लिक कंपनी है और गारंटी वाली है तो वो अपने शेयर्स लाएगा कहाँ से? क्योंकि शेयर्स तो वो ले नहीं रहा, और सिर्फ गारंटी, और गारंटी तो सिर्फ वाइंडिंग अप पे मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है तो जो तुम बोल रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि कोई पब्लिक कंपनी है। हाँ आवाज नहीं आ रही मैम। मैम का ग्रुप ही लीव हो गया। मैम हैज गॉन। मैम को अभी लगता है खुद से। आ गई मैम, आ गई। आई एम कुमावत। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ यश, एक बार अपना डाउट वापस से पूछना, रिपीट करना एक बार। मैम जो गारंटी वाली कंपनी है और वो शेयर वाली कंपनी है, वो दोनों एक कंपनी में दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग कंपनी में भी हो सकते हैं। मतलब तो गारंटी विद पब्लिक शेयर वाली कैप। कंपनी में पब्लिक वाली कंपनी है, अब वो चलो मान लेते हैं वो गारंटी है, मतलब गारंटी तो उनको वाइंडिंग अप पे मिलेगी, और शेयर वो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो उस केस में वो कैपिटल लाएंगे कहाँ से? शेयर्स के थ्रू लाएंगे।
अगर पब्लिक कंपनी आप बोल रहे हो तो पब्लिक कंपनी का बेसिस ही क्या है बनाने का कि उनके पास शेयर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देखो आप लोगों के माइंड में ये जो डाउट आ रहा है ना कि मैम पब्लिक कंपनी के केस में, और या कोई भी कंपनी ले लो ना, किसी भी कंपनी के केस में अगर ऐसा इशू हो रहा है कि आप लोग स्टार्टिंग का कैपिटल कहाँ से लाओगे, तो आप उसको बनाते उसी तरीके से हो कि आपको स्टार्टिंग में या तो पैसा चाहिए नहीं, या फिर आप लोगों से फीस या फिर कुछ स्टार्टिंग के एडवांस चार्जेस लेकर ना कर सकते हो वो काम। आपके पास में एनफ फंड्स या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, या आप फिर इस तरीके की कंपनी बना नहीं सकते हो। भी समझ आया? यही तो लिखा था ऊपर भी कि अगर आप लोगों का कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो तभी कंपनीज के लिए सूटेबल होता है जब उनको इनिशियल कैपिटल चाहिए नहीं, या फिर फीस वगैरह के थ्रू उनका कुछ ना कुछ जुगाड़ हो चुका है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो मैम आप समझे नहीं मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। ये दोनों कंपनी अलग अलग टाइप्स की है इसलिए इनको अलग अलग बताया है ना। तो अगर पब्लिक कंपनी भी है और गारंटी वाली है तो वो शेयर कहाँ से लाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। शेयर कहाँ से लाएगा का क्या मतलब है? मतलब कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिख देगी कि वो शेयर कैपिटल भी इशू कर सकती है और मेंबर से गारंटी भी ले सकती है। मैम वो पूछ रहे हैं, मैम आपने बोला था ना कि गारंटी के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, तो शेयर से भी होते हैं गारंटी और हाँ, एक सिर्फ अगर गारंटी होती है। उनको शेयर और गारंटी दोनों ही करना है तो इस कंपनी के दो दो टाइप से क्यों बताए हैं, वो एक टाइप में ही कर देते। क्योंकि ये दोनों अलग अलग भी बन सकते हैं हाँ तो मैम दोनों तभी वही तो को। मैं पूछ रहा हूँ, जब अलग अलग बन रहे हैं तो ये ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसे वो लोग फिर शेयर कहाँ से लाएंगे। शेयर नहीं, कैपिटल बोल। हाँ सॉरी, कैपिटल। देखो आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ कि एक टाइप ऑफ कंपनी है, ठीक है, मान लिया। आपका कहने का मतलब है कि मैम ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी भी है और गारंटी वाली कंपनी भी है, तो इनको दोनों को कंबाइन क्यों किया? या फिर अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी मान लिया हमने, पब्लिक कंपनी के टाइप से बनी हुई है और ये गारंटी के टाइप में बनी हुई है, ओनली विद गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर इसका कैपिटल कहाँ से मिलेगा इसको? हाँ यही। कि मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि मैम गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल वाली में कैपिटल कहाँ से आएगा? हाँ ओके, यही यही। तो उस केस में मैं बता रही हूँ ना, उस केस में ये जो टाइप होता है ना कि गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल वाला टाइप होता है, ये सारी कंपनीज चूज ही नहीं करती है। ये वही कंपनीज चूज करती है जिनको स्टार्टिंग में या तो कैपिटल चाहिए नहीं होता है, या इनको कुछ डोनेशंस वगैरह के थ्रू, फीस चार्जेस इनके थ्रू इनका पैसा मिलता रहता है। जैसे आपने क्लब्स देखे हो तो क्लब में क्या होता है, पहले आपको मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है, फिर जाकर आपको क्लब का मेंबरशिप मिलता है, होता है ना ऐसा? तो वहां पर भी क्या होता है, ऐसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको स्टार्टिंग में फीस चाहिए नहीं, क्योंकि लोग आपको देंगे वो पैसा। समझ रहे हो? इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरह से बनते हैं, जिनको या तो डोनेशंस के थ्रू पैसा मिल चुका है और स्टार्टिंग में उनको कुछ पैसा चाहिए नहीं है, बाद में तो प्रॉफिट्स मिलता रहता है, तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे प्रॉफिट्स को। ठीक है? यस मैम। अभी देखो अनलिमिटेड वाले जो टाइप ऑफ कंपनी है उसमें, आर्यन स्क्रीन पे एक बार क्लिक करना। ये हाँ, देखो अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, अनलिमिटेड का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, विच डिफाइंस। गाइस आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, आज की रीजनिंग की क्लास ऑफ है आपकी। नहीं है, हाँ हाँ मैं समझ गया मैम। क्यों नहीं चाहिए थी क्या रीजनिंग की ऑफ? अब मैम एक तरफ से बोले तो किसी सबकी ऑफ चाहिए, एक तरफ से बोले पढ़ना है तो सबकी ऑन करनी पड़ेगी। तो देखो अनलिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द मेंबर्स, मतलब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है, आपकी अनलिमिटेड रहेगी। इन सच अ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर, मेंबर्स की लायबिलिटी उस वक्त बंद हो जाएगी जब आप मेंबरशिप सीज कर देंगे। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज। मेंबर की लायबिलिटी कहाँ तक होती है, कंपनी की डेट्स और लायबिलिटीज पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंबर तक हो जाता है, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स।
वो दूसरे लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है उसका जो पैसा उसने दिया है। मतलब कि ऐसा समझ लो, अगर एक मेंबर है जिसके पास ज्यादा पैसा है, एक मेंबर है जिसके पास कम, तो ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास में ज्यादा उसको बोला जाएगा तुम ही पे कर दो, हमारे पास तो वैसे भी नहीं है। उसका प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाता है। अगर किसी के पास नहीं है और आपने उसके बिहाफ पे ज्यादा पेमेंट किया है, तो आप उस बंदे से वापस से क्लेम कर सकते हो बाद में। एक बार इसको टॉपिक को एक बार ना ड्यू रख लेना, इससे रिलेटेड डाउट्स को मैं 2 मिनट बाद में आपको समझा दूंगी। आगे देखो, इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल्स मस्ट स्टेट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी, शेयर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ वहीं तक। क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। सिर्फ क्रेडिटर किस टाइम पर पर्सनल एसेट्स मांग सकते हैं, जब क्या हो जाए, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए। The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company. Liquidator कौन होता है? Official liquidator, यहाँ जो word use किया है, the official liquidator, अगर किसी को पता हो तो फटाफट से टाइप करके बताना। देखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर ना एक पर्सन होता है। पर्सन कैसा? इसको कोर्ट अपॉइंट करता है। जैसे मान लो कि लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई है कि हमें वाइंडिंग अप होना है, वाइंडिंग अप में जाना है। अब कंपनी खुद तो वाइंडिंग अप कर नहीं सकती, वरना तो मेंबर्स क्या करेंगे, खुद का पैसा तो पहले ले लेंगे, क्रेडिटर्स बेचारे रोते रह जाएंगे कि हमें तो पैसा ही नहीं मिला। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। इस लिक्विडेटर के पास में क्या काम होता है? ये करता है बाद में कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन और लायबिलिटीज को पे करने का काम लिक्विडेटर का होता है। क्योंकि कंपनी वाले तो क्या करेंगे, सारा पैसा पॉकेट में रखा और दिखा देंगे कि कुछ भी नहीं है। तो कंपनी वाले चीटिंग ना करे, क्रेडिटर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, इसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो क्या बोला है? द ऑफिशियल लिक्विडेटर मे कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब असेट्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके अगर उसको ये लगा कि यार लायबिलिटी ज्यादा है, तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर मेंबर को बोलेगा कि लाओ अब अपना पैसा कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी व्हिच कैन बी अनलिमिटेड। और इसके लिए उनकी पर्सनल एसेट्स को भी मंगवाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो नीचे चार्ट दिया है ना, ये आप लोग एक बार पढ़ना, आपको इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पैरा में पढ़ी है। ठीक है, आर्यन आप स्टॉप कर दो, वापस से होस्ट बना दो। देखो, मैं उस टाइम पर मैंने जो एक टॉपिक आपको स्किप करने को बोला था ना, वो इस तरीके से था। देखो, इस तरीके से था कि मान लो ये एक पर्सन है ए, ये है बी, ये है सी। सी को लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आया ना, एसेट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करने के बाद में एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा केस बना आपका। अब क्या हुआ, सी ने क्या किया, उसका जितना बनता था ना कंट्रीब्यूशन उसने पे कर दिया। ठीक है, सी अपने लायबिलिटी से फ्री। ए और बी को जो कंट्रीब्यूशन करना था वो कुछ इस तरीके से हुआ कि बी के पास पैसे नहीं थे और ए के पास ज्यादा पैसे थे। इन दोनों को 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने थे ताकि डेट्स को रीपे किया जा सके। बी ने बोला यार मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं अभी के लिए 50,000 रुपए दे रहा हूँ, और ए ने 1.5 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है, ए ने 1.5 लाख रुपए पे किए हैं और बी ने 50,000, क्योंकि बी के पास थे नहीं। तो ये जो बचे हुए 50,000 है, ये जो एक्स्ट्रा ए ने पे किए हैं, ये बाद में जाकर बी से क्लेम कर सकता है। ये वो अपनी पॉकेट से बियर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि अगर कोई एक बंदा पैसा पे कर भी देता है लायबिलिटीज के लिए, तो वो बाद में बाकी लोगों से कंट्रीब्यूशन उस चीज के लिए मांग सकता है। इज इट क्लियर? तो ये थे अपने तीनों टाइप ऑफ कंपनीज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में हमने पढ़ा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 2 सबसेक्शन 22 में हमने पढ़ा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और 2 सबसेक्शन 92 में हमने पढ़ा अनलिमिटेड कंपनी।
जिनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। गारंटी वालों में गारंटीड अमाउंट तक होती है और शेयर्स वालों में शेयर्स का जो अनपेड पड़ा है वहां तक होती है। अनलिमिटेड का पैसा भी आप फाइंडिंग अप के टाइम मंगवाते हो, गोइंग कंसर्न तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। गारंटी वाली कंपनीज में सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पैसा मंगवाते हैं, शेयर्स वाली में दोनों टाइम पर मंगवाया जा सकता है पैसा। इज इट क्लियर टू यू गाइज? आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए योर क्लास इज ओवर। इन केस यू आर हैविंग नो डाउट्स, और इफ यू आर हैविंग डाउट्स देन यू कैन आस्क। नो मैम। ओके, आर्यन ये अच्छा था, नो डाउट। आपकी रीजनिंग की क्लास भी नहीं है आज। बाय बाय। थैंक यू मैम। हाँ, रौनक पार्टी दे रहा है सबको, रुक जाओ भाई सब। हाँ बताओ रौनक कहाँ पे पहुंचना है? बोलने की बातें मैम, लॉकडाउन में सब बोलते हैं। वो बोलेगा मैम आप आओ तो सही, आपको बीच में रास्ते में ही मिल जाएगी पार्टी तो। हाँ बस यही तो, ये बोलने की बात है। आएंगे रौनक? चाय की टपरी पे मैम। मैम को चाय की टपरी भी बुलाओगे क्या आर्यन? ये हुई ना बात।